प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा जो पिछली क्लास में हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन को भी माना गया। महत्वपूर्ण कारण मुस्लिम सुधारवादी आंदोलनों को भी माना गया, चूँकि ब्रिटिश नौकरशाही ने भारतीयों में धार्मिक आधार पर विभाजन शुरू से ही प्रारंभ कर दिया था और ये करके वो अपने राजनीतिक साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में बहुत समय तक सफल रहे थे। लेकिन राष्ट्रवाद जब अपने चरम पर जाने लगा तो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलनों ने भी उस पर बड़ा प्रभाव डाला। बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और इसके साथ ही अहमदिया आंदोलन भी बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रयास किया। जो धार्मिक विभाजन भारतीयों में अब तक दिखाई दे रहा था उसको भुला करके भारतीय एक राष्ट्रीय मंच पर इकट्ठा होने लगे। इसमें मुस्लिम सुधारवादी आंदोलनों का बड़ा महत्व माना गया है। इस रूप में मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के, हमारे आज़ादी के आंदोलन के महत्वपूर्ण कारकों में से एक माने जा सकते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक एकता। अगले बिंदु के रूप में हम राजनीतिक एकता पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक एकता से तात्पर्य पूरे भारत को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणति प्राप्त हुई, ये बड़ा कारण माना गया है। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में इस कारण को बड़ा अहम माना गया है, बड़ा अहम कारण है। प्रश्न यह है कि राजनीतिक एकता क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में नहीं थी या अंग्रेजों ने ही वो एकता स्थापित की, और जो एकता उन्होंने स्थापित की उस एकता ने ही कालांतर में भारत में राष्ट्रवाद को जन्म क्यों दिया। ये दो तीन बातें यहाँ पर। तो पहला मुद्दा तो ये है कि यद्यपि भारत भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र अनंत काल से रहा है, जिसका उल्लेख हमारे धार्मिक साहित्य में भी और राजनीतिक साहित्य में भी अति प्राचीन काल से प्राप्त होता रहा है। चाहे हम बात कर लें महाभारत काल की या उससे पहले की भी बात कर लें, या उसके बाद हम बात करें गुप्त काल की, मौर्य काल की, या उसके बाद बात की जाए मुग़ल सल्तनत की, तो भारत में राजनीतिक एकता काफ़ी पहले से मौजूद रही है। ऐसा नहीं है कि भारत राजनीतिक एक नहीं था। भारत में प्राचीन समय में या महाकाव्य काल में भी चक्रवर्ती राज्यों की अवधारणा मिलती है, जो कहीं न कहीं एक शक्तिशाली केंद्रीय राजसत्ता की अवधारणा वाले राज्य हुआ करते थे। तो ये तो पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत राजनीतिक रूप से राज्य एक नहीं था। यद्यपि इसके विभाजन, भौगोलिक विभाजन होने के कारण राजनीतिक इकाइयों के भी विभाजन देखे गए और पूर्ण रूपेण उसमें राजनीतिक तंत्र में, प्रशासनिक तंत्र में एकता हो, ऐसा कह पाना भी ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होता है। अंग्रेजों ने इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रारंभ किया, और वो ये था कि ब्रिटिश नौकरशाही ने एक विचार भारतीयों के जनमानस में डाला कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत कभी भी एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में नहीं रहा है, एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं रहा है, और अंग्रेजों ने ही भारत को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत किया है, राजनीतिक रूप से भारत को एक किया है। अब प्रश्न ये है कि उनका ये तर्क मान भी लिया जाए। काफ़ी हद तक एक समय उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन उसका दूसरा परिणाम जो अंग्रेजों के लिए अवांछित था वो निकल करके सामने आया। भारत जब राजनीतिक रूप से एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आया, क्योंकि पूर्व में चक्रवर्ती राज्यों को छोड़ दिया जाए या उससे कुछ बड़े सम्राटों की अवधारणा को छोड़ दिया जाए तो कई सारी राजनीतिक इकाइयाँ भारत में बनी रही, ये उचित बात है। लेकिन अंग्रेजों ने इन सबको हटा करके एक प्रशासनिक सत्ता स्थापित की, एक शासन स्थापित किया, और राजनीतिक रूप से जैसे भौगोलिक एकता थी वैसे ही राजनीतिक एकता भी प्रदान करने का प्रयास उन्होंने अवश्य किया। यद्यपि ये सब उन्होंने अपने स्वार्थ और अपने राजनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए किया, तथापि इसका अवांछित परिणाम निकला जो उनके द्वारा कभी भी अभिलिप्सित नहीं था, अभिषिप्त नहीं था, और वो ये था कि राजनीतिक रूप से एक होने के कारण से संपूर्ण भारत के लोग आपस में मिलने जुलने लगे। आवागमन के साधन का विकास होने के कारण से एक दूसरे के विचारों को जानने लगे, तो उन्हें पता चला कि पूरे भारत में एक ही प्रमुख समस्या है और वो है विदेशी शासन की गुलामी, और इसके विपरीत लोगों ने काम करने का मानस बनाया। इससे छुटकारा
लेने का विचार भारतीयों ने बनाना प्रारंभ किया। तो अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक तंत्र की, राजनीतिक तंत्र की एकता जो स्थापित की थी शासन को चलाने के लिए, वो कालांतर में भारत में राष्ट्रवाद की प्रेरणा का कारण बनी। एक महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा, आवागमन एवं संचार साधनों का विकास। आवागमन और संचार के साधनों का विकास, ये उचित बात है कि आवागमन और संचार के साधन जैसे कि रेलवे, डाक तार एवं इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण साधन जो है अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में विकसित हुए। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने भारतीयों की सुविधा के लिए इन साधनों का विकास नहीं किया था, क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा विशाल भौगोलिक इकाई है और उस विशाल भौगोलिक इकाई को एक शासन तंत्र के अधीन लाने के लिए अंग्रेजों ने इन सभी साधनों का विकास करने का प्रयास किया। एक प्रश्न। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेलवे की बात करें तो केवल ऐसा नहीं था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीयों को आवागमन के साधन मिले इसीलिए उन्होंने रेल का विकास किया, ऐसा उचित नहीं है। अगर पुराने मानचित्र देखे जाएं, पुराने जो जीएसआई के मानचित्र हैं वहाँ पर ब्रिटिश कालीन जो रेलवे के नक्शे देखे जाएं तो उसमें हमें पता चलेगा कि प्राचीन समय में जो मुख्य रेल मार्ग हुआ करते थे उनका संबंध कहीं न कहीं देश के मुख्य कच्चे माल के उत्पादक मंडियों से लगा करके बंदरगाहों तक हुआ करता था, जो ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि अंग्रेजों के आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति के पोषण के लिए अंग्रेजों ने रेल का भारतीयों के हितों के विपरीत प्रयोग किया। दूसरा, अपने साम्राज्यवादी हितों की सुरक्षा के लिए, सैन्य सुविधाओं के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का उपयोग भारतीयों के हितों के विरुद्ध और साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए किया। ये दो महत्वपूर्ण कारण थे, भारत के आर्थिक शोषण के लिए और साम्राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए, और भारतीयों के हितों के विरुद्ध अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सैन्य उद्देश्यों हेतु रेलवे का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किया गया। इसी कारण से इनका बढ़ावा दिया गया और ये तथ्य पुराने रेलवे के मानचित्रों से स्पष्ट होता है जो जीएसआई में उपलब्ध हो सकते हैं। इनको देखने से पता चलेगा कि पुराने जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनका संबंध कहीं न कहीं देश की मुख्य जो कच्चे माल के उत्पादक मंडियां हैं उनसे और बंदरगाहों से उनका संबंध है। ऐसा ही प्रश्न, ऐसा ही जवाब जो है डाक तार के लिए भी कहा जा सकता है। तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए इस व्यवस्था का विकास किया, परंतु कालांतर में इस व्यवस्था ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का बड़ा सहयोग किया, राष्ट्रवाद के उदय में बड़ा योगदान इन्होंने दिया, क्योंकि आवागमन के साधनों से, संचार के साधनों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम समय में पहुंच सके। चूँकि इससे पूर्व रेलवे से की अगर हम बात करें 1853 में भारत में पहला रेल प्रारंभ होता है। इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो आवागमन के साधनों के लिए यहाँ पर हम पशु बल पर आधारित हुआ करते थे, इससे ज़्यादा हमारे पास में नहीं था और उनकी भी अपनी सीमाएं थी, एक दिन में इतना दूर पहुँचा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक संदेश वाहन की जो व्यवस्था थी वो बाई हैंड ही हुआ करता था, एक आदमी को भेज के अपना संदेश दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था। इन व्यवस्थाओं की अपनी सीमाएं हुआ करती थी, लेकिन ये व्यवस्था जब इन्होंने प्रारंभ की तो इस कारण से जो है इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए और शासन तंत्र में एकता स्थापित की, शासन में सुदृढ़ता इन्होंने स्थापित की और सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी, उद्देश्यों में भी सफल हुए। लेकिन इसके विपरीत भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में इस व्यवस्था ने बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इन साधनों से, आवागमन के साधनों के विकास से भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंचने लगे, एक दूसरी जगह एक दूसरे व्यक्तियों से मिलने लगे, जिससे एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे की समस्याएं वो समझने लगे। डाकतार के विकास के कारण एक स्थान की सूचनाएं दूसरे स्थान पर शीघ्र गति से पहुँचने लगी, जिससे कौन सी घटना कहाँ पर गठित हो रही है इसका बहुत जल्दी
ही दूसरे स्थान पर पता लगने लगा। इस कारण से भारतीयों के विरुद्ध जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ रही, जो निर्णय रहे, वो तुरंत ही दूसरे स्थान पर, दूसरे जगहों पर ये बातें पहुंचने लगी। तो जिस उद्देश्य से इन्होंने इनका विकास किया था, उससे विपरीत बातें भी सामने आई, जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में बड़ा योगदान भारत में किया। इससे नेक्स्ट जो है विदेशी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव। विदेशी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व शिक्षा का ढांचा ऐसा नहीं था जैसा कि अंग्रेजों ने आकर के बनाया और जिसको वर्तमान में हम चला रहे हैं। वर्तमान की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित ढांचे के अनुरूप हैं और इसके प्रणेता लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं, जो भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे। लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य भारतीयों में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था, एक ऐसा समूह तैयार करना था जो तन से तो भारतीय हों लेकिन मन से अंग्रेज हो जाएं या मन से विदेशी हो जाएं। और ये तब ही संभव था जब उनके मन मस्तिष्क पर विदेशी शिक्षा का प्रभाव डाल दिया जाए। और ऐसा करके वो तत्कालीन समय में एक ऐसे समूह को प्राप्त करना चाहते थे जो पढ़े लिखे भारतीय नवयुग हों, कंपनी के लिए बहुत ही अल्प वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। एक तरीके से कैसा लिपिक वर्ग तैयार करने का मुख्य उद्देश्य उस समय स्थापित शिक्षा प्रणाली का हुआ करता था। और उस समय जो हमारी शिक्षा का ढांचा था वो भी बिखरा हुआ था और किन्हीं जगहों पर राज्य आश्रय के अधीन शिक्षा प्रणाली चलती थी या बहुत कम लोगों तक इसकी पहुंच हुआ करती थी। इसका उद्देश्य यही था कि शिक्षा सार्वजनिक विषय नहीं था, शिक्षा व्यक्तिगत विषय माना गया था। तो अंग्रेजों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और दूसरा अपने साम्राज्य हितों की प्राप्ति के लिए इस शासन प्रणाली का विकास किया। उसमें अंग्रेजी शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम उन्होंने बनाया। अब उनका उद्देश्य तो भारतीयों में लिपिक वर्ग तैयार करना था जो कंपनी पर अल्प वेतन में काम कर सके, लेकिन कालांतर में अंग्रेजी शिक्षा जब भारत में बढ़ने लगी या भारतीय नवयुवकों ने अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया तो इस कारण से वो विदेशी प्रभाव में आए। विदेशी प्रभाव में आकर के इन्होंने जो सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर शिक्षा का पड़ा वो ये था कि विदेशी शिक्षा के कारण से भारतीय नवयुवक यद्यपि उधर आकर्षित हुए लेकिन समय उपरांत इन्होंने अपनी भारतीयता की तरफ भी ध्यान देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे भारत में एक ऐसे वर्ग का उदय होना प्रारंभ हुआ जो अंग्रेजों की वास्तविकता को समझने लगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, उस समय भी था और आज भी ऐसा माध्यम, एक सशक्त माध्यम है कि हम दूसरे के विचारों को इसके माध्यम से ही जान सकते हैं और दूसरा जो शासन है, दूसरी जो संस्थाएं हैं हमारे देश के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करती है वो इसके माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। तो विदेशी शिक्षा प्रणाली का अवांछित परिणाम आया और वो था, जैसा कि अंग्रेजों को इप्सित नहीं था, वो शिक्षा का जो परिणाम है वो इसके विपरीत आया और इससे जो है भारत में राष्ट्रवाद के कारणों को बहुत बल मिला, राष्ट्रवाद के उदय को बहुत बल मिलता है। इस प्रकार नेक्स्ट जो कारण हम यहाँ चर्चा करेंगे वो है विदेशी भाषा, साहित्य और संस्थाओं का प्रभाव। अब जैसा कि पूर्व कारण में हमने विदेशी शिक्षा की बात की, तो विदेशी शिक्षा के कारण से भारत में विदेशी भाषा प्रचलन में आई और वो थी अंग्रेजी भाषा। जो विदेशी भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा थी, वो भारत में प्रचलन में आई। अब चूँकि हम बहुत बार कह चुके हैं कि भारत भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा विशाल भूखंड है और बहुत बड़े राजनीतिक स्थितियां भारत में मौजूद रहीं, बहुत रहन सहन का अंतर, भाषाओं का अंतर, खान पान का अंतर, विचार का अंतर, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन विदेशी शिक्षा के प्रभाव के कारण से जो है विदेशी भाषा का प्रचलन जो भारत में हुआ, अर्थात अंग्रेजी भाषा का जो प्रचलन भारत में हुआ, यहाँ पर अंग्रेजी एक माध्यम बनी भारतीयों के विचारों के आदान प्रदान का, और इसको भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क माध्यम के रूप में लोगों ने अपनाना प्रारंभ किया, खासकर से तत्कालीन समय में पढ़े लिखे नवयुवकों ने।
और इस विदेशी भाषा ने भारत में पढ़े लिखे लोगों में संपर्क माध्यम का, संपर्क भाषा का कार्य किया, जिससे विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले, विभिन्न बोलियों के बोलने वाले लोग एक दूसरे के विचारों को इस एक भाषा के माध्यम से समझने लगे और अंग्रेज़ों के द्वारा जो अवांछित परिणाम था वो भी इस भाषा के माध्यम से भारत में दिखाई देने लगा। इस प्रकार विदेशी साहित्य का प्रभाव भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। विदेशी साहित्य, जब विदेशी भाषा, भारतीय विदेशी शिक्षा प्रणाली में पढ़ने लगे, विदेशी भाषा जब उन्होंने जानना प्रारंभ किया, तो ब्रिटेन के साहित्य का बहुत बड़ा अध्ययन भारतीय नवयुवकों ने किया। ब्रिटेन में बहुत बड़े जो उदारवादी व्यक्ति थे, स्वतंत्रता के पक्षधर जो व्यक्ति थे, कांट, स्पेंसर, हॉब्स आदि की रचनाएं, बेंथम, लॉक, मिल आदि की रचनाएं जो हैं भारतीय पढ़े लिखे नवयुवकों ने पढ़ना प्रारंभ किया, जिससे उनको विदेशी साहित्य के बारे में और उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पता चला। वहाँ पर व्यक्तिवादी विचारों की बात भी पता चली, स्वतंत्रता की बात भी पता चली, उदारवादी विचारों की बात भी पता चली। तो विदेशी साहित्य ने भी इस बात में बड़ा योगदान किया एवं इसके साथ ही विदेशी संस्थाओं का भी बड़ा प्रभाव भारत में पड़ा, राष्ट्रवादी आंदोलन पर पड़ा। जब विदेशी शिक्षा प्रणाली में दीक्षित हुए विद्यार्थी ब्रिटेन में जाके पढ़े या विश्व के अन्य हिस्सों में जाकर के पढ़े, और ख़ासकर ब्रिटेन में जाके उन्होंने शासन की संस्थाओं का अध्ययन किया, संस्थाओं से संबंधित साहित्य का अध्ययन जब उन्होंने किया, तो उन्होंने कहीं न कहीं इस बात पर तुलना करना प्रारंभ किया कि एक ही शासन प्रणाली के अधीन, एक ही व्यवस्था के अधीन, चूँकि उस समय भारत का रूलिंग भी ब्रिटेन है और ब्रिटेन में भी ब्रिटिश सरकार ही रूलिंग है, तो एक ही शासन व्यवस्था, एक ही सम्राट, एक ही संसद, एक ही प्रधानमंत्री के अधीन भारत और ब्रिटेन, दोनों व्यवस्थाओं में कितना अंतर दिखाई देता है। उनको इस बात का पता चलने लगा कि अंग्रेज जैसा दिखाते हैं, जैसा कहते हैं, वैसा यहाँ पर करते नहीं हैं। इनके साहित्य में जो उदारता की बात दिखाई गई है, उस उदारता को वो केवल ब्रिटेन में लागू करते हैं। इनके साहित्य में व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता की जो बात बताई गई है, उसको वो केवल ब्रिटेन में लागू करते हैं, भारत में लागू नहीं करते हैं। यद्यपि उनके भारत भी उन्हीं की प्रजा, उस समय ब्रिटिश भारत भी उन्हीं की प्रजा है, उसके साथ में वो दोयम दर्जे का बर्ताव यहाँ पर करते हैं। तो विदेशी भाषा, साहित्य और संस्थाओं का प्रभाव भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके आगे नेक्स्ट कारण, भारत में समाचार पत्रों की भूमिका या भारत में समाचार पत्र, भारत में समाचार पत्र की भूमिका। भारत में तत्कालीन समय में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे हैं। बहुत सारे समाचार पत्र उस समय, बंगाल गजेटियर है, अमृत बाजार पत्रिका है, द ट्रिब्यून है, और भी कई सारे केसरी हैं जैसे समाचार पत्र यहाँ पर आते हैं। इन समाचार पत्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय में योगदान करने की हैं, क्योंकि समाचार पत्र, सरकारी पत्र जो बंगाल गजेटियर था या मद्रास गजेटियर था, वो सरकार के उद्देश्य, सरकार के लक्ष्यों को, सरकार की नीति को स्पष्ट करते थे। तो भारतीय समाचार पत्र प्रत्युत्तर में इन अपने संपादकीय लेखों में इनकी कमियों की आलोचना करते थे या इनके उद्देश्यों पर का विश्लेषण भी प्रस्तुत करते थे। और अब समाचार पत्र जो हैं भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके थे, जिसके माध्यम से वह शासन की नीतियों को जानने लगे थे। क्योंकि बहुत बार ये कहा गया है, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने राजा राम मोहन राय का जिक्र किया था और पार्ट 1 में भी आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक स्वतंत्र प्रेस, राय के विचार थे कि एक स्वतंत्र प्रेस जो हैं वो राष्ट्रवाद के उदय की प्रथम शर्त हैं। स्वतंत्र प्रेस, इस विचार के कारण से अंग्रेज़ों ने भारत में प्रेस को दबाना प्रारंभ किया था। तिलक और गोखले पर समाचार पत्रों में लेख लिखने के कारण राजद्रोह के मुकदमे भी लगाए गए, कई सालों तक उन्हें जेल में भी रखा गया। तो उनका दोष मात्र यही था कि वो ब्रिटिश शासन की कमियों को जनता के सामने अपने समाचार पत्रों में, संपादकीय लेखों में लिख रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण कारण बनकर के राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में महत्वपूर्ण कारण के रूप में सामने आया भारत में समाचार पत्रों की भूमिका। इससे नेक्स्ट और कारण की चर्चा हम कर सकते हैं यहाँ पर, आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण। आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण है जिसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया। विदेशी शासन, विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी शासन के तुलना में हमेशा अच्छा नहीं होता है। स्वदेशी शासन चाहे कितना भी बुरा हो, वह विदेशी शासन की तुलना में सदैव ही अच्छा होता है। और ये बात चरितार्थ हुई अंग्रेज़ों के आर्थिक जो विचारधारा थी, उनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ थी, उनके आर्थिक जो क्रियाकलाप थे। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व साहित्य में भारत को, आर्थिक क्षेत्र में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसका अर्थ ये था कि भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ उस ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में भारत के आर्थिक तंत्र को पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद किया गया और उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी। खुली प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, खुली प्रतियोगी अर्थव्यवस्था भारत में उन्होंने स्थापित की और ब्रिटेन जैसे औद्योगिक राष्ट्र, ब्रिटेन जैसे आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र के साथ भारत की प्रारंभिक स्थिति की अर्थव्यवस्था को उन्होंने खुली प्रतियोगिता में झोंक दिया, जो कि मुख्यतः ग्रामीण उद्योग धंधों पर, कुटीर उद्योग धंधों पर और कृषि पर, पशुपालन पर, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर जो अर्थव्यवस्था आधारित थी, उसको ब्रिटेन जैसी उन्नत औद्योगिकृत और विकसित अर्थव्यवस्था के साथ प्रतियोगिता में धकेल दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो लगातार और लगातार गरीब होता गया और पूंजी का प्रवाह निरंतर भारत से इंग्लैंड को होता रहा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना दी। भारत को उन्होंने केवल कच्चे माल की उत्पादक मंडी समझ लिया और ब्रिटेन से तैयार माल लाके बेचने का बाजार समझ लिया और ये व्यवस्था उन्होंने पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थापित कर दी। भारत से कच्चा माल जो है जहाज़ों के द्वारा बंदरगाहों पर लाद करके ब्रिटेन के बड़े बड़े कारखानों में पहुँचाया गया और वहाँ से तैयार माल वापस जहाज़ों के द्वारा भारत के बाज़ारों में ला के बेचा गया। जब तैयार माल कम कीमत पर भारतीय उत्पादों से अच्छी गुणवत्ता के आधार पर मिलने लगे तो भारतीयों द्वारा निर्मित स्वयं के उत्पाद यहाँ पर बिकना बंद हो गए और इसका परिणाम ये हुआ कि जो कारीगर थे, बड़े अच्छे कुशल जो श्रमिक थे, वो सब बेरोजगार हो गए और जो किसानी थी उस पर दबाव बढ़ गया, कृषि पर दबाव बढ़ गया और जो कारीगर कारखानों में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। लगातार और लगातार आर्थिक शोषण भारतीयों का यहाँ पर होता रहा। कर प्रणाली के माध्यम से भी अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बड़ा दबाव डाला। दोहरे कराधान यहाँ पर स्थापित किए। जो भारत में आने वाली चीज़ों को उन्होंने सस्ता किया, भारत से जाने वाली चीज़ों पर कर उन्होंने कस्टम, एक्साइज ड्यूटी जो भी लगता है उसको बढ़ाया गया, जिससे विदेशों में भारतीय उत्पाद महंगे हो गए और ब्रिटेन में बने हुए उत्पाद भारत में आकर के सस्ता बिकना प्रारंभ हो गए। इस प्रकार दोहरा मानदंड अर्थव्यवस्था के रूप में उन्होंने बनाया और भारत लगातार और लगातार गरीब होता गया। कृषि के मामलों में भी उन्होंने इसी प्रकार के चाल चली। नील की कृषि और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। कर प्रणाली का जो तंत्र उन्होंने विकसित किया वो भी बड़ा ब्रिटिश शासन के फायदे का था और भारतीयों के विपरीत था। इस प्रकार जनता का आर्थिक कुचक्र में जनता फंस गई और वह दोहरे जो है कुचक्र में फंसने लगी। इस प्रकार आर्थिक आधार पर भारत का पराभव प्रारंभ हुआ। इसने भी राष्ट्रवाद को बड़ी तेजी से उद्वेलित किया।